हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूँ डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में। आज आप लोग को 28 सितंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण दिवस और थीम और कई सारे करंट अफेयर्स आपको बताए जाएंगे। हर हर क्वेश्चन जो है, हर करंट अफेयर्स आपको मैपिंग के माध्यम से और स्ट्रेटेजी के माध्यम से बताया जाता है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। और ये जो है एग्जाम में आपके डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जान लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेज के साथ। आज जो है विश्व रेबीज डे मनाया जा रहा है। वर्ल्ड रेबीज डे है, यानी विश्व रेबीज दिवस मनाया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कब मनाया जा रहा है, तो 28 सितंबर 2024 को मनाया जा रहा है। इस वर्ष इसका थीम क्या है? इसका थीम है ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज, रेबीज की सीमाओं को जो है तोड़ना। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये रेबीज क्या होता है, जो कुत्ते या बिल्ली ऐसे जानवर होते हैं उनके काटने से जो आपको दिक्कत होती है उसको रेबीज कहते हैं। तो रेबीज एक वायरल संक्रमण है जो कुत्तों, बिल्लियों और अन्य जानवरों के माध्यम से मनुष्य में फैलता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रेबीज दिवस जो है कब मनाया जाता है, विश्व रेबीज दिवस। तो 28 सितंबर 2024 को मनाया जाता है। और गोवा ऐसा पहला राज्य बना है भारत का, गोवा, जो रेबीज से जो है मुक्त हो गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये भी आपका करंट अफेयर्स अभी कुछ दिन पहले का करंट अफेयर्स है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो रेबीज के बारे में जानिएगा कि इसका थीम भी रेबीज की सीमाओं को जो है तोड़ना ये है। ये देखिएगा रेबीज, ये इसका थीम है। और ये जो है 2030 तक रेबीज को खत्म करने के लिए रोग प्रबंधन में बाधाओं को दूर करने, अंतर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने, नवाचार को बढ़ावा देने और सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने को जो है प्रोत्साहित करता। तो आपको ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो है 2030 तक जो है ये निर्णय लिया गया है कि विश्व लेवल पे जो है रेबीज को खत्म कर दिया जाएगा। तो ये इसका लक्ष्य है। तो ये चीज आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा, क्योंकि जैसे टीबी वाला पूछा जाता है कि टीबी का लक्ष्य जो है कब तक है जो है खत्म करना, तो ये आप बता भी सकते हैं टीबी कब तक खत्म करने का लक्ष्य है, भारत का कब तक है और पूरे विश्व में कब तक टीबी खत्म करने का लक्ष्य है। तो ये जो है इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए जो है इम्पोर्टेंट जो है हो जाता है। तो कब तक ये है, 2030 तक है। तो ये कब क्यों मनाया जाता है, आप इसका डिटेल्स पढ़ सकते हैं। 2007 में पहली बार इसको मनाया गया है। लगा देते हैं कि आप अगर डिटेल्स पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो इसके संस्थापक जो है इसके याद में जो है मनाया जाता है। ये देखिएगा रेबीज डे। दूसरा दिवस कौन सा मनाया जा रहा है, हरित उपभोक्ता दिवस, यानी ग्रीन कंज्यूमर डे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है 28 सितंबर 2024 को क्या मनाया जा रहा है, ग्रीन कंज्यूमर डे। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह दिवस जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए और इसके टिकाऊ उपभोग को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से जो है मनाया जाता है। आप सब जानते होंगे पर्यावरण कितना जो है इस समय जो उसका उपभोग है पर्यावरणीय वस्तुओं का, तो किस तरह से जो है उपभोग बढ़ रहा है, और जो है वो भी ग्रीन जो है चीजें नहीं बढ़ रही हैं। तो ये इसीलिए कह रहा है क्या, ग्रीन कंज्यूमर बनिए, मतलब आप जो है पर्यावरण के फ्रेंडली जो है कंज्यूम करिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो उसके हिसाब से जो आप वो करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो आपका जो है पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। इसके वजह से ये मनाया जाता है। इसका देखिए ग्रीन कंज्यूमर डे है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल करके आप जो है हर कार्य करिए। देखिए क्वेश्चन पहला क्या है, पीएम मोदी ने मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए तैयार उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग एचपीसी को किस नाम से जो है लॉन्च किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है किस नाम से लॉन्च किया है, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो विकल्प में है अर्का और अरुणिका, भास्कर और मिहिर, अरुण और भास्कर, मिहिर और आदित्य। तो सही उत्तर आपका रहेगा पहला, अर्का और अरुणिका। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है अर्का, यहाँ अर्का ऐसे लिखा जाएगा आधारा। तो अर्का और अरुणिका नाम से जो है लॉन्च किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए उच्च जो है, मतलब आप जल्दी मौसम और जलवायु का जो है अच्छे से सटीक से आपको बताएगा उसके बारे में। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जो है इसको उद्घाटन किया गया, पीएम मोदी द्वारा किया गया, ये इसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो 850 करोड़ रुपए के निवेश से इसको बनाया गया है। और ये देखिएगा ये कहाँ बना है, तो दो प्रमुख स्थलों पर जो है, पुणे में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में, और जो है नोएडा में राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र जो है वहां पर।
तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कहाँ कहाँ लगाया गया है। और ये जो है पूरे में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये संस्थान जो है पूछा गया है आपसे, आप एग्जाम में देखेंगे तो ये पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला देखिएगा, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुआ है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, कोई देश जो है निवेश, देखिए क्या कर रहा है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, यानी दोनों देश जो है इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के यहाँ करें, हम आपके यहाँ इन्वेस्ट करें, आप हमारे देश में इन्वेस्ट करिए, दोनों लोग को सिक्योरिटी मिले, सुरक्षा मिले, बढ़ावा मिले। तो ये इसके लिए किस देश के साथ समझौता किया है। विकल्प में यूएसए, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, वियतनाम। सही उत्तर आपका रहेगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में ये समझौता किया गया है, हस्ताक्षर किया गया है। आपको पता होगा, आपको बताया कि बैंकों का जो है क्या नाम है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, यहाँ उज्बेकिस्तान गई हैं, तो वह बैंक से संबंधित जो वो होता था समझौता, वो क्या कहते हैं वार्षिक सम्मेलन, वहां जो गई थी, इसकी वजह से यहाँ ये समझौता भी की है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये देखिएगा, यहाँ उज्बेकिस्तान गणराज्य की जो है भारत सरकार और उज्बेकिस्तान सरकार के जो है लोगों ने किया है, वहां के डिप्टी पीएम है और ये हमारे वित्त मंत्री हैं, तो इन्होंने उसका उद्घाटन किया है ताशकंद में। उज्बेकिस्तान अब न्यूज में है, कल भी शायद आपको बताए थे, कल या परसों, और ये आज भी बता रहा है। तो इसको देखिएगा, ताशकंद ये कहाँ है, यहाँ। और जो ये बैंकों का समझौता हुआ था ये समरकंद में हुआ था, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके आसपास वाला देश आप जरूर देख लीजिए करिएगा, अरल सागर ये आपसे बता ही दिए थे, पूछा गया है। तो ये इसके आसपास जितने देश हैं उसको जरूर देखा करिए, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, और इधर जो 4-5 राजधानियां हैं इधर बीच में 5-6, इसके बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो कंफ्यूजिंग ये राजधानियां हैं, तो इसको भी देखिएगा डिटेल से आप। अगला देखिएगा, वायुसेना का नया उप प्रमुख है, किसे बनाया गया है, किसे नियुक्त किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो अभी जो वायुसेना के उप प्रमुख थे उनको जो है वायुसेना का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। तो आप उसका नाम भी बता सकते हैं। विकल्प में है एसपी धारकर, समीर कुमार, दिनेश कुमार, आलोक सिंह। तो सही उत्तर आपका रहेगा पहला एसपी धारकर। एसपी धारकर को जो है वायुसेना का जो है उप प्रमुख नियुक्त किया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, वायुसेना के जो है प्रमुख अभी अमरप्रीत सिंह को जो है बना दिया गया था। ये पहले जो है उप प्रमुख थे, तो इनको अमरप्रीत सिंह को जो है वायुसेना प्रमुख बना दिया गया। इसके कारण से जो है इनको नए लोग को जो नियुक्त किया गया उप प्रमुख, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। 8 अक्टूबर को जो है वायुसेना दिवस मनाया जाता है, आप सब जानते होंगे। लेकिन अभी हाल ही में आपको बताए थे 6 अक्टूबर को कहां पर जो है वायुसेना का एयर शो होने वाला है। तो आप कमेंट करके बताइएगा। ये आपको बता दें कि साउथ में वो होने वाला है। तो ये 8 अक्टूबर को ये वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना का स्थापना हुआ था, उसके याद में ये बनाया जाता है। लेकिन अब की बार जो है उसके स्थापना के 2 दिन पहले ही जो है एयर शो होगा, तो कहाँ होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिएगा, ये है एसपी धारकर। अगला देखिएगा, किस राज्य के चुनाव में भारत का पहला कागज रहित यानी पेपरलेस चुनाव कराया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है किस राज्य में कराया गया। तो विकल्प में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब। सही उत्तर आपका रहेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है पंचायत का उपचुनाव था, उपचुनाव, उसमें ये जो है कराया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख ही लीजिए आप। तो मध्य प्रदेश राज्य का जो निर्वाचन आयोग है, जहाँ आप सब जानते होंगे पंचायतों का जो है निर्वाचन, पंचायतों का जो चुनाव जो कौन कराता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, पंचायत और नगर निकाय का है। तो भोपाल के बैरसिया विकासखंड के रतुआ रतनपुर गांव में जो है ये देश का पहला कागज रहित मतदान केंद्र स्थापित कर पंचायत उपचुनाव जो है सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया है। तो ये रतुआ जो है रतनपुर ग्राम में इसको किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है एमपी के लिए, तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है एमपी का कोई पेपर है आपका तो कहाँ किया गया है, भोपाल में। अगला देखिएगा, किस राज्य सरकार ने फसलों को नुकसान पहुंचाने के कारण नीलगाय और जंगली सूअरों को जो है मारने की घोषणा की है।
तो विकल्प में हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर आपका रहेगा बिहार। तो किस राज्य सरकार ने फसलों को जो है नुकसान कर, नील गाय और जंगली सुअर, आप सब शायद जानते होंगे फसलों को काफी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से अगर सरकार का एक डिसीजन दिया गया तो हमारे हिसाब से सही नहीं है, मारने का कोई विकल्प नहीं है। तो ये लेकिन बिहार सरकार ने ऐसा किया है। ये देखिएगा, ये क्या है, नील गाय है और ये जो है जंगली सुअर है, तो इसको मारने के लिए घोषणा किया गया है। तो हालांकि हम समझते हैं कि बहुत नुकसान करते हैं फसलों को, लेकिन इसके स्थान पे कोई और विकल्प हो सकता है। अगला है, केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जो है कहां पर ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क यानी अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन या लोकार्पण करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क या अमृत महोत्सव पार्क जो है किसी जो है रोड के किनारे स्थापित करने वाले हैं, तो अभी बता रहे हैं, तो इसके कारण से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ इसका उद्घाटन करेंगे? विकल्प में गुरुग्राम, नागपुर, चेन्नई, दिल्ली। सही उत्तर आपका रहेगा नागपुर। नागपुर जो हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है उसके किनारे है, उसका उद्घाटन करेंगे। तो ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क यानी अमृत महोत्सव पार्क जो है नागपुर हैदराबाद राजमार्ग 44 के जो है किनारे जामथा के पास भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जो है विकसित एक पर्यावरण पहल है, उसका यहाँ स्थापना होगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये 2.5 हेक्टेयर सहित कुल 8.23 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए पार्क की प्राकृतिक पक्षी आवास और स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक मनोरंजक स्थान के रूप में डिजाइन किया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। पर्यावरणीय स्थिरता और मनोरंजक सुविधाओं को जो है एकीकृत करती है। इस परियोजना को जो है 14.31 करोड़ रुपए की लागत से जो है अनुमोदित कर दिया गया था 2023 में, लेकिन अब इसको बनाया जाएगा, कल इसका जो है उद्घाटन होगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत किस देश के साथ मिलकर दुनिया का पहला मल्टी चिप फैब यूनिट स्थापित करेगा? तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्या कह रहा है, दुनिया का पहला। अब देखिएगा, यहीं से एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किसी देश के साथ मिलकर के भारत दुनिया का पहला मल्टी चिप फैब यूनिट स्थापित कर रहा है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में अगर कर रहा है तो भारत में किस जगह पे, किस देश, किस राज्य में किया जा रहा है? तो अभी आपको ये भी बता देते हैं। विकल्प में किस देश के साथ कर रहा है? तो सिंगापुर, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर आपका रहेगा यूएसए। तो यूएसए के साथ जो है ये किया गया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा, इसके बारे में डिटेल। भारत और यूएसए जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संयुक्त रूप से दुनिया की पहली मल्टी चिप फैब भारत में जो है स्थापित करेंगे। तो भारत और यूएसए मिलकर करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे? भारत में करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये इस चिप निर्माण इकाई को जो शक्ति कहा जाएगा। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि चिप इकाई को क्या नाम रखा जाएगा या क्या कहा जाएगा। और इकाई का निर्माण जो है गौतम बुद्ध नगर के जेवर में होगा। ये चीज आप देखिएगा, यही चीज आपसे कहते। तो उत्तर प्रदेश में कोई भी एग्जाम होने वाला है या नेशनल लेवल पे तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर कोई होने वाला तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभी जो है एक सेकंड, आप सबसे बताया था गला थोड़ा सा समस्या है, लेकिन धीरे धीरे सही हो रहा है। इसके कारण पानी पीना पड़ता है बीच बीच में। देखिएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अभी आया है, तो कौन सा कथन उसके बारे में सही है? तो पहला है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। तो क्या यह चीज सही है? अगला कह रहा है भारत की रैंकिंग एक स्थान सुधार के साथ 40 से 39 हो गई है। तो क्या ये चीज सही है? आपको बताना है। और इस रिपोर्ट को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसे विपो कहते हैं, विपो, तो इसने जारी किया है। तो क्या ये सही है? विकल्प है 1 2 3, 2 3 1 3 और 1 2 3 4, 1 2 3 मतलब। तो कौन सा सही है? तो सही उत्तर आपका रहेगा तीनों। यानी आपका ये तीनों क्वेश्चन सही है कि मतलब इसमें स्विट्जरलैंड शीर्ष पर स्थान प्राप्त किया है। भारत का स्थान एक स्थान सुधार के साथ जो है पहले 40 तक घट करके 39 आ गया, लेकिन ये घटा है तो ये कहिएगा सुधार हुआ है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 39 हो गई है।
और ये इसके बीपो जो है लॉन्च करता है या जारी करता है। तो इम्पोर्टेंट है ये तीनों क्वेश्चन, और तीनों सही भी है। बीपो की स्थापना देखेंगे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका स्थापना 1967 में हुआ है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा बीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, आपको ही बता दिए कब स्थापना हुआ था, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीएम मोदी ने किस नाम से जो है 3 सुपर कंप्यूटर को पुणे में लॉन्च किया है? तो किस नाम से लॉन्च किया है? विकल्प में परम रुद्र, परम शक्ति, परम नयन, परम मित्र। तो सही उत्तर आपका रहेगा पहला, परम रुद्र नाम से 3 कंप्यूटर जो है, 3 सुपर कंप्यूटर, कंप्यूटर नहीं सॉरी सुपर कंप्यूटर आप जानते होंगे, तो कितना जो है उसकी क्षमता होती है, कितना वो अच्छे से काम करता है। तो सुपर कंप्यूटर जो है परम रुद्र नाम से 3 सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। कहाँ लॉन्च किया है? तो अभी जो पुणे में आपको बताए ही है कि पुणे जो है विश्व मौसम जो है उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान जो है वहां इसको लॉन्च किए हैं। तो ये मौसम संबंधित जो है जानकारी को और सटीक देगा, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। सुपर कंप्यूटर का जो इसका तीनों का कीमत है 130 करोड़ रुपए है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये देखिएगा परम रुद्र जो है सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए हैं पीएम मोदी ने विज्ञान की सार्थकता को बढ़ावा देने के लिए, ये परम रुद्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के 15 सदस्यीय टीम है, यहाँ 15 सदस्यीय टीम ने 20,942 फीट ऊंची अज्ञात चोटी पर चढ़ाई की। अब देखिएगा यहाँ क्वेश्चन जो है आपका निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। तो अज्ञात चोटी पर कहीं अगर 20,942 फीट का चोटी है और भारतीय सेना के 15 सदस्यीय दल ने अगर वहां पर चढ़ाई की है किसी एक अधिकारी के नेतृत्व में, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जिसका नाम क्या रखा गया है? त्यांग यांग ग्यात्सो पीक। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो है किसके जो है याद में रखा गया है ये भी बता देते हैं आपको। उसके बाद रखा गया या किस राज्य में स्थित है, तो ये चीज इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो किसके नाम पे रखा गया है? देखिएगा विकल्प में कहा, मतलब अभी तो ये तो बता दे रहे हैं। ये देखिएगा पहले कहाँ या किस राज्य में इसको जो है चढ़ाई किए हैं, ये किस राज्य में स्थित है। तो विकल्प में उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख। सही उत्तर आपका रहेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये उपलब्धि हासिल किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा चढ़ाई कैसे किया जाता है किसी जो है चोटी पर, और ये तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेना के जो कर्नल है उनके नेतृत्व में जो 15 सदस्यीय टीम ने इसको चढ़ाई किया है। चोटी का नाम जो है 6वें दलाई लामा थे, 6वें दलाई लामा। इनका नाम था रिगजेन त्यांगयांग ग्यात्सो। तो त्यांगयांग ग्यात्सो, तो इनके नाम पर जो है ये चोटी का नाम रखा गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसे आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से जो है सम्मानित किया गया है? तो किससे सम्मानित किया गया है? आईसीसी द्वारा जो है इसको सम्मानित किया गया है। तो विकल्प में दीपक सिंह मेहता, के चोकलिंगम, अनुज वर्मा, अर्पित मेहता। तो सही है दीपक सिंह मेहता। दीपक सिंह मेहता को जो है आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा दीपक सिंह मेहता का। ये देखिएगा इनका इमेज है ये। तो आज के लिए आज का लास्ट क्वेश्चन ये था। आज तक यही रखते हैं सेशन को। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपना लाइक और शेयर के माध्यम से अपना जो है राय रख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों तक। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कई सारे नई जानकारी आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। टिल देन टेक केयर।